ग्रेविटेशन पार्ट 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक बॉडी पे फोर्स एक्ट होता है तो या तो उसकी स्पीड चेंज होती है या डायरेक्शन। इन दोनों की वजह से उस बॉडी पे एक्सेलरेशन होता है। अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस से ऊपर जाती है, एयर में जाती है, तो उस पे जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बॉल लेते हैं, उस बॉल को अगर ऊपर फेंका जाए तो शुरू में उसकी स्पीड फास्ट होती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसकी स्पीड स्लो होती जाती है, और ऊपर उसकी स्पीड और स्लो हो जाती है। एक ऐसा पॉइंट आता है कि उसकी स्पीड सेम रहती है, चेंज नहीं होती है, तब वो बॉल नीचे आना शुरू होता है। तब शुरू में उसकी स्पीड स्लो होती है, पर जैसे वो और नीचे आता है तो उसकी स्पीड एकदम फास्ट हो जाती है। तो ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसके कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर कोई बॉडी पे फोर्स एक्ट किया जा रहा है तो ऑब्वियस है कि उसका स्पीड अप होगा या उसकी स्पीड कम होगी या उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ये सब का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज होना, और वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन आता ही है। अब कोई भी बॉडी पे एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटेशन के फोर्स की वजह से आए तो उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। वैल्यू फाइंड करते हैं हम जी की हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर। ग्रेविटेशन फोर्स जो है, कोई भी फोर्स, इस वर्ल्ड का कोई भी फोर्स को का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उस बॉडी का मास कितना है और उसकी एक्सेलरेशन कितना हो रहा है उस बॉडी पे, वो होता है फोर्स का फॉर्मूला। अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूं तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है जी, तो इसलिए m इंटू जी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। बट हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पहले ही पढ़ा है, जो है g, कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है, अपॉन आर स्क्वायर, सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। अब क्योंकि दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला है तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि मुझे जी की वैल्यू फाइंड करना है तो मैं एम को राइट हैंड साइड पे भेजूंगी, तो न्यूमरेटर का एम और डिनोमिनेटर में आया हुआ ये एम कैंसिल हो जाएगा। तो जी की वैल्यू मिलती है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या है? अर्थ का रेडियस है। इस जी की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ सब वैल्यूज, क्योंकि सारे वैल्यूज तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन जो है वो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय एम। अर्थ का मास भी फिक्स्ड है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24, और रेडियस ऑफ द अर्थ भी फिक्स है 6.4 इंटू 10⁻6, उसका स्क्वायर किया। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें जी की वैल्यू मिलती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जी की वैल्यू जो है ये पूरे सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ के सरफेस पे अप्रॉक्सीमेटली 9.77 ही होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम नहीं होती रहती है। उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे वो कहाँ ऑब्जेक्ट लोकेटेड है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम यानी मास ऑफ द अर्थ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जहाँ पर आर है रेडियस ऑफ द अर्थ। इस फॉर्मूला का ये मतलब होता है कि कैपिटल जी और कैपिटल एम के साथ जी डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। डायरेक्ट प्रपोर्शन से ये मतलब है कि कैपिटल एम और जी जब बढ़ेंगे तो स्मॉल जी भी बढ़ेगा। अगर ये एक एम घटता है तो स्मॉल जी भी घटेगा। इनवर्स प्रपोर्शन है आर स्क्वायर के साथ। आर स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ द अर्थ अगर बढ़ेगा तो जी घटेगा, अगर रेडियस ऑफ द अर्थ घटेगा तो जी बढ़ेगा। यानी ये जी की वैल्यू कम होती है जब आर इंक्रीज होता है या बढ़ता है, और जी की वैल्यू बढ़ती है अगर आर की वैल्यू कम होती है। तो पर यहाँ पर तो कोई संबंध क्या है? हम तो सोचते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप है तो आर तो सब जगह कांस्टेंट होता है, बट ऐसा नहीं है। अर्थ अपने इक्वेटर से बल्ज में है, थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है, उसकी वजह से उसका रेडियस जो है वो सब जगह चेंज होता रहता है। किस तरह से चेंज होता है देखते हैं। तो अगर मैं पोल्स कंसिडर करूँ, पोल्स यानी जो टॉप पोजिशंस हैं वो कंसिडर करूँ, और वहाँ से सेंटर ऑफ द अर्थ से वहाँ तक का अगर मैं रेडियस लूँ तो हमें एक रेडियस मिलता है। अगर वही ऑब्जेक्ट अगर इक्वेटर पे मैं लेकर आऊँ और फिर जो डिस्टेंस मैंने पोल्स तक की लिए थी वही डिस्टेंस मैं इक्वेटर पे लूँगी तो पूरा रेडियस नहीं बनता है। यानी कि इक्वेटर पे रेडियस थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू द पोल्स, तो हमें थोड़ा ऐड करना पड़ता है रेडियस के लिए उस ऑब्जेक्ट के लिए। यानी इक्वेटर पे क्योंकि रेडियस बड़ा है तो वहाँ पर जी की वैल्यू कम होगी, और पोल्स पे क्योंकि रेडियस छोटा है
जी की वैल्यू एज कम्पेयर ज़्यादा होगी। यानी कि अगर सपोज हम पोल से इक्वेटर तक आ रहे हैं तो पोल्स पे रेडियस जो है वो कम है, इसलिए जी की वैल्यू ज़्यादा है। जैसे जैसे हम नीचे 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 आते जाएंगे वैसे वैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है, यानी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। हम इक्वेटर पे पहुँचे, इक्वेटर पे जी की वैल्यू मैक्सिमम है, क्यों मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है, सॉरी मिनिमम है, जी की वैल्यू इक्वेटर पे मिनिमम है। अब ये मिनिमम क्यों है, क्योंकि इक्वेटर वो पोजीशन है जहाँ पर रेडियस सबसे ज़्यादा होता है। फिर जैसे जैसे आप फिर से नीचे आओगे पोल्स तरफ, वैसे वैसे रेडियस कम होते जा रहा है, रेडियस कम होते जा रहा है, यानी कि जी की वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो जी की वैल्यू होती है 9.78, जो सबसे कम होती है इक्वेटर पे होती है, क्योंकि ये रेडियस इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा है। और जी की वैल्यू होती है 9.832, जो सबसे हाईएस्ट है वो पोल्स पे होती है, बाकी जगहों पे इनके बीच में वैल्यूज़ होती हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाइट के साथ भी चेंज होती है। जी इनवर्स प्रोपोर्शन है कैपिटल आर स्क्वायर के साथ। ये कैपिटल आर जिस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है। अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो उसका कैपिटल आर का वैल्यू है स्मॉल आर, जो है रेडियस ऑफ द अर्थ। और सरफेस पे अप्रॉक्सीमेटली ग्रेविटेशन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.7 कुछ तो। पर अगर ये सरफेस से ऊपर जाता है, एक हाइट पे होता है ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्पेस क्राफ्ट, सैटेलाइट, ये सब ऑब्जेक्ट हाइट पे होते हैं, थोड़े अर्थ के सरफेस पे नहीं होते हैं। तो अब इनका जो कैपिटल आर का वैल्यू है ये बन जाएगा स्मॉल आर प्लस एच। तो ये बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये बढ़ जा रहा है कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर और डबल हो जा रहा है। इसके वजह से जी का वैल्यू कम होगा, यानी कि अगर आप हाइट पे हो तो जी का वैल्यू कम हो जाता है। तो ये वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता है, कम होता है विथ इंक्रीज ऑफ कैपिटल आर बढ़ेगा तो स्मॉल जी घटेगा। अगर ये हाइट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, थोड़ी ही इंक्रीज हुई है, यानी कि वो जो सरफेस है वो अर्थ से बहुत ऊपर नहीं है, थोड़ा ऊपर ही है, ऐसे में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस चेंज है, बहुत हाइट पे है, तो ही इस पे फ़र्क होता है, वरना जी का वैल्यू नहीं फ़र्क पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, अर्थ से दूर दूर जाते जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कम 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 होता जाएगा और एक पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के साथ भी चेंज होता है। जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कैपिटल एम, यानी मास ऑफ द अर्थ से। अगर मास ऑफ द अर्थ बढ़ेगा तो जी भी बढ़ेगा, और अगर मास ऑफ द अर्थ कम होगा तो जी भी कम होगा। जी इनवर्स प्रोपोर्शन है रेडियस ऑफ द अर्थ के स्क्वायर से। अगर रेडियस ऑफ द स्क्वायर बढ़ेगा तो जी घटेगा, और रेडियस ऑफ द अर्थ घटेगा तो जी बढ़ेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो पूरा अर्थ का मास मिलकर उस पर ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करता है। बट अगर वही ऑब्जेक्ट डेप्थ में आ जाए, अंदर आ जाए अर्थ के, तो उस वक्त उस पर पूरा मास मिलके ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट नहीं करता है। इसीलिए जी की वैल्यू कम होती है, क्योंकि m की वैल्यू कम होती है। यहाँ पर पूरा मास मिलके नहीं एक्ट कर रहा है फोर्स, इसलिए m जो यूज़ हो रहा है वो पूरा अर्थ का मास नहीं यूज़ किया जाएगा, कम वैल्यू होगी। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे m का वैल्यू कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो रेडियस भी तो कम हो रहा है, रेडियस तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है जी के साथ, रेडियस भी तो कम हो रहा है, तो साथ में जी भी बढ़ना चाहिए। पर रेडियस जो कम हो रहा है वो ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, एज़ कम्पेयर्ड मास जो यूज़ हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है, इसलिए जी कम होता है। और रेडियस एज़ कम्पेयर टू मास ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, इसलिए जी का वैल्यू बढ़ता नहीं है। जैसे जैसे अर्थ ऑब्जेक्ट अंदर अंदर जाता जाएगा, जो फोर्स उस पर एग्जर्ट हो रहा है और जो मास उस पर यूज़ हो रहा है अर्थ का एग्जर्ट करने के लिए, वो भी कम होता जाएगा। जी का वैल्यू डिक्रीज होता है डेप्थ के इंक्रीज होने पर, एम डिक्रीज होएगा क्योंकि ये मास डिक्रीज हो रहा है, तो जी का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से होती है कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उस हिसाब से हर बॉडी पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। पर अगर एक बॉडी हाइट्स पे है, अर्थ सरफेस पे नहीं है, अर्थ सरफेस से पे कुछ हाइट पे है, तो उस पे जो पोटेंशियल एनर्जी एक्ट होगी वो उसकी ग्रेविटेशन फील्ड में जो पोजीशन है उसके वजह से होगी, ग्रेविटी के वजह से होगी।
इसीलिए उस पोटेंशियल एनर्जी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट पे तब होती है जब या तो वो कोई हाइट पे है या फिर सरफेस से नीचे है। एनर्जी ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ के वजह से जनरेट होती है, इसलिए इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g यानी उस पे एक्ट की गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h यानी उस ऑब्जेक्ट की हाइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी ही है, इसलिए हम यही फॉर्मूला इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला देखें तो h आ जाएगा 0। h क्या है? अर्थ सरफेस से हाइट क्या है उसकी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं फिलहाल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक सरफेस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उस पे 0 है। अगर यही ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर जाता है यानी उसकी हाइट बढ़ती है, पर थोड़ी ही हाइट बढ़ती है, क्योंकि थोड़ी ही हाइट बढ़ती है जी जो है वो ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जी जैसे जैसे हाइट बढ़ती है हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाता है, पर क्योंकि थोड़ी ही हाइट बढ़ी है इसलिए जी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एच बढ़ रहा है, एम और जी कांस्टेंट है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो जैसे ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर गया पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट और ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होने लग जाती है, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है सेंटर से वो बढ़ रहा है और वो इनवर्स प्रोपोर्शन है जी के साथ। जी का फॉर्मूला है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर बढ़ रहा है तो इसलिए जी की वैल्यू घट रही है क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है। भले ही हाइट बढ़ रही है पर एज कंपेयर टू जी हाइट बहुत कम बढ़ रही है, जी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। इसके कारण m कांस्टेंट है, g घट रहा है, h बढ़ रहा है, पर क्योंकि g ज़्यादा घट रहा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी घटता है। यानी एक हाइट तक जाके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता होता है जब तक g में ज़्यादा फर्क नहीं है, पर जब g ड्रॉप होने लग जाता है एकदम तब पोटेंशियल एनर्जी घटने लगती है। अगर हम और ऊपर जाए तो ऐसा एक पॉइंट आता है जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड वो उस ऑब्जेक्ट पे उस पोजीशन पे नहीं होती है। भले ही हाइट कितना भी बढ़ गया हो, पर क्योंकि जी का वैल्यू 0 है और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में अगर हम डालें जी का वैल्यू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अर्थ सरफेस के करीब में नेगेटिव में लिया जाता है, उसे नेगेटिव में लेते हैं। हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था स्मॉल mgh, पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी मैंने कहा था कि वही फॉर्मूला आपको आंसर देगा। पर अगर हम लोग एक और जनरल फॉर्मूले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो आप इस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम, एम यहाँ पर कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, कैपिटल एम अर्थ का मास है, स्मॉल एम उस ऑब्जेक्ट का मास है और आर उस ऑब्जेक्ट अर्थ का रेडियस है और एच उस ऑब्जेक्ट की हाइट है सरफेस के ऊपर से। तो इस फॉर्मूला से जो आपको आंसर मिलेगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए वही आंसर आपको स्मॉल mgh से भी मिलेगा। तो देखते हैं कैसे चेंजेस होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है अर्थ सरफेस के ऊपर। जैसे जैसे h इंक्रीज होता है पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होता है, पर जब थोड़ा और ज़्यादा हाइट पे हम जाते हैं तो g का वैल्यू कम होता है। क्योंकि g का वैल्यू कम होता है, हाइट भले ही बढ़े पर पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में g भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ हम बहुत बहुत ऊपर चले जाते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट ही नहीं होता है, क्योंकि ग्रेविटी ही उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं होता है, तो g का वैल्यू 0 होता है। ऐसे टाइम पे वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। एस्केप वेलोसिटी देखने से पहले हम देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होती है वेलोसिटी एट द स्टार्ट, यानी शुरू में जब ऑब्जेक्ट मोशन में जा रहा है तो उसकी स्पीड किस तरह से टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है शुरू में। फाइनल वेलोसिटी होती है वेलोसिटी आखिर में, जब वो ऑब्जेक्ट रुक रहा है तब उसकी स्पीड किस तरह से चेंज हुई है टाइम के साथ। एक ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा जाएगा जब हम उसे फेंकेंगे वो डिपेंड करता है उसकी शुरू में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी।
ये बताया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ने। न्यूटन्स थर्ड लॉ है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u है इनिशियल वेलोसिटी, यानी उस ऑब्जेक्ट की शुरू में कितनी वेलोसिटी थी, वो है u। v है फाइनल वेलोसिटी, जब वो ऑब्जेक्ट रुक रहा है तब उसकी वेलोसिटी क्या थी। a है एक्सेलरेशन जो उस बॉडी पे एक्ट हो रहा है। s है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। v हमारा 0 है क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच जाता है और अब वो गिरने की तैयारी करेगा, वो तभी गिरता है जब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, स्पीड चेंज नहीं होती है। और स्पीड चेंज ना होना यानी वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन हमने लिया है -g, क्योंकि जब एक हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है तो उस पे जो एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, इसलिए वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे ऑब्जेक्ट को नीचे पुल करता है, इसलिए माइनस साइन। हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे नीचे खींच रहा है और नीचे एक्ट हो रहा है, नीचे के डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन। सब्स्टिट्यूट करने पे वैल्यू हमें s की वैल्यू मिलती है -u²/2g, यानी कि u जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में s के साथ, u बढ़ेगा इनिशियल वेलोसिटी बढ़ेगी तो s बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। अगर एक बॉल आप कंसिडर करें, आपने थोड़ा ही एनर्जी लगाई, थोड़ी ही वेलोसिटी चेंज हुई तो वो थोड़ा ऊपर गया। अगर मैंने थोड़ा और वेलोसिटी लगाई, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो वो शायद और ऊपर चले जाए। इसी तरह से रॉकेट्स में भी यही कंसेप्ट लिया जाता है। अगर एक रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी है, रॉकेट कंसिडर किए या आप कोई स्पेस क्राफ्ट कंसिडर करो, वो थोड़ी वेलोसिटी रखिए इनिशियल तो वो नहीं जा पाएगा, पर अगर बहुत ज़्यादा रखी तो एक पॉइंट आएगा कि वो बहुत ऊंचा जा पाएगा। एक पॉइंट ऐसा रहेगा कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी ज़्यादा रहेगी कि वो इतना बाहर चला जाएगा कि उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं एक्ट होगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाएगा। तो वो इनिशियल वेलोसिटी जो उस स्पेस क्राफ्ट पे या ऑब्जेक्ट पे लगाई गई हो, जिसके वजह से वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ही छोड़ दे, इतनी ज़्यादा वो वेलोसिटी हो कि वो इतना बाहर निकल जाए, उस इनिशियल वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम एक बॉडी पर कितनी एनर्जी होती है अर्थ सरफेस पे वो फाइंड करेंगे। तो दो एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक और एक होती है पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी है 12mv²। क्योंकि हम एस्केप वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं इसलिए v के सफिक्स में एस्केप भी लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -G स्मॉल m अपॉन r प्लस h। या तो आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh भी लिख सकते हैं, बट ये भी पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला है। टोटल एनर्जी होगा इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को ऐड कर लिया, बट क्योंकि ये माइनस साइन है पोटेंशियल एनर्जी की, इसीलिए प्लस माइनस हो गया माइनस। अब फाइंड करते हैं एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी। अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ से काफ़ी दूर चला गया है तो कितनी एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो होती है अर्थ से दूर, अर्थ से बाहर जब चले जाते हो आप। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया तो क्योंकि डिनोमिनेटर जो है कैपिटल R प्लस H वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत दूर है, क्योंकि वो सरफेस अर्थ के सरफेस से वो ऑब्जेक्ट, इसलिए हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं इन्फिनिटी। और अगर डिनोमिनेटर में कभी भी इन्फिनिटी होगा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी ज़ीरो, यानी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होने से वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। तो टोटल एनर्जी अगर मैंने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कैलकुलेट किया तो वो है ज़ीरो। पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से सरफेस पे जो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी है वो एनर्जी अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी बहुत दूर भी सेम होगी, क्योंकि लिए इस प्रिंसिपल के हिसाब से एनर्जी कभी कम ज़्यादा या ख़त्म नहीं होती है एक ऑब्जेक्ट में। वो या तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो जाती है, हमें दिखती नहीं होगी बट वो दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ E1 जो हमारा ½ mv² माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H इक्वल टू E2 है 0। फिर मैं उसे राइट हैंड साइड पे भेजती हूँ पोटेंशियल एनर्जी के टर्म को, तो हमारी v² एस्केप हो जाता है 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। G है मेरा ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कैपिटल M है मास ऑफ द अर्थ एंड R है उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। रूट लेंगे हम क्योंकि हमें स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटेगा तो राइट हैंड साइड पे रूट आ जाएगा। और जो जी एम है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R, इसकी जगह हम लिख सकते हैं जी आर स्मॉल जी आर, क्योंकि कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल जी आर। तो वी एस्केप अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो G है 9.8, R है 6.4
और 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ है। तो हम लोगों को एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस के ऊपर से मिलती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट शुरू में, वी एस्केप क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, शुरू में अगर वो 11.2 किलोमीटर कवर कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर, तो ही वो अर्थ सरफेस के बाहर निकल सकता है। जब भी स्पेस क्राफ्ट या किसी चीज़ को अर्थ के सरफेस से बाहर भेजना होता है तो उसे कम से कम इतनी इनिशियल वेलोसिटी से भेजना पड़ता है। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आप एस्केप करना चाहते हो तो आपको शुरू में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी होनी चाहिए आपकी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके कुछ डाउट पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो और अपने दोस्तों से सबसे शेयर भी कीजिए।